नमस्कार दोस्तों, ज्ञान अड्डा में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान से जुड़ी रोचक तथ्यों एवं महत्वपूर्ण जानकारियों के विषय में चर्चा करेंगे, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सिद्ध होंगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आगे आने वाली जो भी रोचक बातें हैं संविधान से संबंधित या और भी अन्य विषयों से संबंधित, उनके बारे में आपको शीघ्र ही हमारे द्वारा जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे हम जानते हैं संविधान की कुछ विशेषताएं जो कि हमारे पिछली वीडियोज़ में रह गई थी। तो आज हम उनके विषय पर चर्चा करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने जो विशेषताएं पढ़ी थी संविधान से संबंधित, वह थी मौलिक अधिकार, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा सबसे ज़्यादा संविधान जो है बृहद संविधान है, बहुत ही लंबा और लिखित संविधान है। इस तरीके से हमने बहुत सारी चर्चाएँ की थी। सोर्सेज पढ़े थे कि कहाँ से, किन किन जगहों से संविधान में हमारी चीज़ें, क्या क्या चीज़ें कहाँ से ली गई। तो इसी तरीके से हम देखते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी जो देखा था वह हमने कहाँ से लिया था, वह आयरलैंड के से अडॉप्ट किया था। इस तरीके से अब ये जो डीपीएसपी है, ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, सब भारतीय संविधान में 3 प्रकार से विभाजित किया गया है। एक है सोशलिस्टिक, जो कि समाजवादी, गांधीयन एंड द लिबरल इंटेलेक्चुअल। इन 3 पार्ट। कौन कौन सा? सोशलिस्टिक यानी समाजवादी रूप में, गांधीवादी और लिबरल मतलब कि लिबरल इंटेलेक्चुअल यानी साम्यवादी रूप से। ठीक है। और साथ ही साथ में सुप्रीम कोर्ट ने एक केस दिया था, मिनर्वा मिल केस 1980 में, जो कि मील का पत्थर साबित कहा जाता है। किसके लिए? हमारे डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स के बीच में बैलेंस, संतुलन बनाए रखने के लिए एक केस आया था, मिनर्वा मिल केस, जो कि मील का पत्थर साबित हुआ था। इसके बारे में भी हम अभी जब हम आगे पढ़ते जाएंगे तो अच्छे से पढ़ेंगे। होता क्या है कि कोई भी जो नियम बनते हैं, कोई भी जो संविधान में संशोधन होते हैं, तो वह किन कारण हो रहे हैं, इनके बारे में भी हमें जानकारी लेने की ज़रूरत है। तो जैसे कि मिनर्वा मिल केस हम यहाँ पढ़ रहे हैं, राइट टू प्रॉपर्टी कैसे राइट, फंडामेंटल राइट से हट के कहीं और चला गया। तो बहुत सारे केसेस यहाँ पर किसी के द्वारा किए गए, जैसे केशवानंद भारती केस हो गया, गोलकनाथ केस हो गए। ये सारे केसेस जो हुए थे, जिनके कारण बहुत सारे अमेंडमेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किए गए। तो इस तरीके से हम उन केसेस के बारे में भी जानकारी लेंगे। अभी हाल ही में हम सिर्फ विशेषताओं की जानकारी लेंगे। क्यों? क्योंकि विशेषताओं को पहचानना भी ज़रूरी है। उसके बाद में हम इन पर पर्टिकुलर हर चीज़ के एक चैप्टर है, उस चैप्टर को बड़े डिटेल में पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो अभी सिर्फ हमको जानकारी लेनी है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीज़ें हैं। तो डीपीएसपी है, जो कि आयरलैंड से लिया हुआ था, और इसको हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 3 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। और इसको बता दिया हम लोगों ने किस तरीके से कि मिनर्वा मिल केस के कारण हमारे फंडामेंटल राइट, जो कि मौलिक अधिकार थे और नीति निर्देशक तत्व थे, इन दोनों के बीच में संतुलन का कार्य किसने किया था? सुप्रीम कोर्ट ने, जो मिनर्वा मिल केस में फैसला दिया था, इस पर हुआ था। ठीक है। आगे हम देखते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़। फंडामेंटल ड्यूटीज़, मौलिक कर्तव्य, ये हमारे पार्ट 4A में है। संविधान का जो पार्ट 4 है, उसके ए पार्ट पे जोड़ा गया है। और इसको किसके तहत जोड़ा गया है? 42वें संविधान संशोधन के तहत। और इसी 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। और मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहते हैं 42वें संविधान संशोधन को? क्योंकि संविधान में काफ़ी सारे बदलाव इस 42वें संविधान संशोधन के तहत हुए थे। और इस इतने ज़्यादा संशोधन होने के बाद में, इतने ज़्यादा बदलाव होने के कारण, इसको 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। और पार्ट 4A आर्टिकल 51A पे क्या है? हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ को डिस्क्राइब किया गया है। फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य को डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सेकुलर स्टेट। सेकुलर स्टेट यानी कि काफ़ी ज़्यादा परेशानी वाली बातें, हम लोग जो शर्मनाक बातें जो कहनी चाहिए, कि जिस पर हम लोग लड़ाई झगड़े करते रहते हैं। और ये गर्व की बात है हमारे भारत देश में कि हमारा भारत धर्मनिरपेक्ष है। हमारे यहाँ पर सभी धर्मों की स्वतंत्रता है, सभी धर्मों को सम्मान है, समानता का अधिकार है। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की एक बहुत ही ज़्यादा खास बात यहाँ पर है कि हमारा भारत देश धर्मनिरपेक्ष संविधान के तहत यह भी बताया गया है। तो इसमें क्या है? ये भी 42वें संविधान संशोधन के तहत ही 1976 में जो कि हुआ था। तो इस पर
धर्मनिरपेक्ष को सेकुलर चीज को जोड़ा गया था। धर्मनिरपेक्ष शब्द प्रियम्बल में, संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को कब जोड़ा गया था, अगर पूछ लिया जाता है तो 42वें संविधान संशोधन के तहत। पीटी फैक्ट अगर पूछ लिया जाता है, सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि किस संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को स्वीकार किया गया था, तो इसको बता सकते हैं हम 42वें संविधान संशोधन के तहत। अब अगर पूछ लिया जाता है 42वें संविधान संशोधन किस सन में हुआ था, तो ये बता सकते हैं हम ये 1976 में हुआ था। ठीक है, अब इनमें से कुछ चर्चा कर लेते हैं कि किस तरीके से हमारा संविधान में धर्मनिरपेक्षता है। प्रियम्बल सोर्सेज ऑफ ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया लिबर्टी ऑफ बिलीफ फेथ एंड वर्शिप। हमारे संविधान में सभी को स्वीकार स्वतंत्रता दी गई है, किस चीज़ की, अपने धर्म पर विश्वास करने की, उसकी पूजा करने की, उस पर विश्वास रखने की। ठीक है, द स्टेट शैल नॉट डिनाई, किसी भी पर्सन को वह अलग नहीं कर सकती, पृथक नहीं कर सकती। सभी राज्यों को समानता का अधिकार देने का अधिकार है, सभी सिटीजन्स को, किसी भी इक्वल प्रोटेक्शन, धर्म के विधि के समक्ष सभी को समानता का अधिकार है। यह कौन सा आर्टिकल हमारा बताता है संविधान का, यह बताता है आर्टिकल 14। फिर हम देखते हैं एवरी रिलीजन्स डिनोमिनेशन ऑफ एनी ऑफ इट्स सेक्शंस ऑल हैव द राइट टू मैनेज इट्स रिलीजियस अफेयर्स। सभी लोगों को, सभी वर्ग को, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, उनको अपने जो भी धार्मिक रीति रिवाज है उन पर, उनको मानने का, उनको फॉलो करने का उन अधिकार है। यह कौन सा आर्टिकल बताता है, यह हमारा आर्टिकल 26 संविधान का बताता है। किसी भी व्यक्ति को उसके धर्म को मानने के लिए ऐसे नहीं मजबूर किया जाएगा कि अगर आप हमारा ये धर्म मानते हैं, अगर आप इस धर्म को पालन करना चाहते हैं इस जगह पर रहते हुए, तो आपको इतने पैसे देने होंगे, ये टैक्स देना होगा। तो इस तरीके कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं है। यह कौन से आर्टिकल में हमें पता चलता है, यह आर्टिकल 27 में पता चलता है कि सभी को अपने धर्मों को स्वतंत्र रूप से मानने का अधिकार है, उसके लिए उसको कोई भी टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी संस्था पर, किसी भी शैक्षणिक संस्था पर, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पर क्या नहीं किया जाएगा, इंस्ट्रक्शन नहीं दिए जाएंगे, कोई भी धार्मिक विचारधाराएं नहीं प्रवाहित की जाएंगी, किसी भी धार्मिक विचारधाराओं को नहीं बताया जाएगा। यह हमारा किस संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है, यह आर्टिकल 28 हमारा बताता है। सभी वर्गों को यह अधिकार होगा कि वह अपने धर्म की संस्कृति को और भाषा को संरक्षित कर सकते हैं, यह उनका अधिकार है। और यह किस आर्टिकल के अंदर आता है हमारे, यह आर्टिकल 29 में बताया जाता है। अब यहाँ पर आर्टिकल 30 में देखा गया है, बताया गया है कि ऑल माइनॉरिटीज शैल हैव द राइट टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्ट्रेशन। जो भी अल्पसंख्यक होंगे उनको अपने धर्म से संबंधित एजुकेशन इंस्टीट्यूट, एडमिनिस्ट्रेशन एजुकेशन इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश करने का, स्थापित करने का अधिकार है। यह किस संविधान के किस अनुच्छेद में आता है, संविधान के, ये आर्टिकल 30 में बताया जाता है। आर्टिकल 28 में क्या बोला गया था कि जो भी हमारी सामाजिक रूप से शैक्षणिक संस्थान हैं उन पर किसी विशेष तबके के धर्मों को नहीं प्रवाहित किया जाएगा, नहीं चर्चा की जाएगी। और माइनॉरिटी, यहाँ आर्टिकल 30 बोलता है यहाँ पर कि अल्पसंख्यक वर्ग के लोग अगर चाहें तो उनको यह अधिकार होगा कि वह अपने धर्म के संबंधित शैक्षणिक संस्थानों को खोल सकते हैं। द स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर ऑल द सिटीजन्स इन अ यूनिफॉर्म सिविल कोड। राज्यों को क्या करना होगा, राज्यों को समान रूप से समान नागरिक संहिता, जो कि आर्टिकल 44 है, समान नागरिक संहिता, उसके आधार पर सभी सिटीजन्स को सिक्योर करना होगा, चाहे वह किसी भी धर्म के हों। धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। सभी को रोजगार का समान अधिकार होगा। और साथ ही साथ में यह बताया गया है कि ऑल पर्सन्स आर इक्वली इंटाइटल्ड टू फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड राइट टू फ्रीली प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोस्पोगेट एनी रिलीजन। अपने धर्म को मानना, उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार सभी व्यक्ति को होगा, चाहे वह किसी भी धर्म का हो,
यह हमारा अनुच्छेद 25 में बताया गया है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर चर्चा की गई है द वेस्टर्न कॉन्सेप्ट। हमारे सेकुलरिज्म को जो जहाँ से अडॉप्ट किया गया, धर्मनिरपेक्ष, अगर पश्चिमी देखा जाए, पश्चिमी धर्मनिरपेक्ष देखा जाए तो वहाँ पर सेपरेशन नहीं, कंप्लीट सेपरेशन बिटवीन द रिलीजन्स एंड द स्टेट्स नहीं मिलता है। ठीक है, लेकिन हमारे जो कि क्या है, नकारात्मकता बताता है, कहीं ना कहीं धर्म और राजनीति का समन्वय हो जाता है, वो मिक्सचर हो जाते हैं उन दोनों का, कहीं ना कहीं वो एक दूसरे को बिगाड़ने लगते हैं या प्रभाव डालते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर जो संविधान में एक बहुत ही खास तौर से बताया गया है कि धर्म किसी भी राज्य की राजनीति या व्यवस्था को हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। सभी से ऊपर क्या बोला गया है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्बडीज, हमारे यहाँ पर क्या है, सभी को समानता का अधिकार इस तरीके से दिया गया है कि सभी लोग एक ही जगह पर, विभिन्न धर्मों के लोग अपने अलग अलग तौर तरीक़ों से रह सकते हैं और अपना स्वतंत्र रूप से अपने धर्मों को पालन कर सकते हैं। इस तरीके से हमारा सेकुलरिज्म बोला गया है कि हर राज्य में कहीं पर भी ऐसा नहीं बोला गया कि यह हिंदू रिलीजन का स्टेट है या मुस्लिम रिलीजन स्टेट है। तो इस तरीके से कहीं पर भी ऐसी बात नहीं कही गई है हमारे संविधान में। ये बहुत ही अच्छी बात हमारे संविधान की है कि मल्टी रिलीजन है, इसीलिए हम कहते हैं ना कि अनेकता में एकता का देश कहा जाता है हमारे भारत को। और इसी के साथ साथ में हमारा जो संविधान है यह क्या हटाता है, किसी विशेष तबके का जो अधिकार था, किसी विशेष तबके का अधिकार कि वही नेतृत्व करेगा, हर चीज़ में वही आगे रहेगा, उसको संविधान हमारे ख़त्म करता है और सभी को आगे आने का और सभी को समान रूप से आगे चलने का अवसर देता है। हालांकि जो कि रिजर्वेशन, जो कि आरक्षण के तौर पे दिया गया था, और हालांकि संविधान में अगर आरक्षण की बात की जाए तो आरक्षण एक सीमित समय के लिए दिया गया है, जो कि क्या है, जो कब तक रहेगा कि कोई भी वर्ग के लोग, चाहे वो किसी भी पिछड़े वर्ग के लोग होंगे, वह जब तक सभी लोगों के समान रूप से नहीं आ जाते हैं तब तक यह आरक्षण चलता रहेगा। अब हालांकि ये राजनीतिक पार्टियों का एक अलग मतभेद रहता है कि वो आगे अपने वोटर्स के कारण रिजर्वेशन को आगे बढ़ाते रहते हैं, इंक्रीमेंट करते रहते हैं उसका, तो वो एक अलग चर्चा का विषय है। पर यहाँ पर जो संविधान की हम चर्चा कर रहे हैं, तो संविधान में हमको एक बहुत ही खूबसूरत बात यहाँ पे कही गई है कि हमारा जो भी राष्ट्र है वह धर्मनिरपेक्ष है, यहाँ पर सभी को स्वतंत्र रूप से अपना धर्म मानने का अधिकार है, इस तरीके से। और आगे की जो स्पेशलिटी है, हमारी साइलेंट फीचर्स हैं, विशेषता है, वह क्या है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। तो हमारे यहाँ पर क्या है, मताधिकार जो है वो वयस्क मताधिकार की भी अनुमति है। द वोटिंग एज वॉज reduced to 18 ईयर्स फ्रॉम 21 ईयर्स इन द 1989। शुरुआत में क्या हुआ, यह 21 साल रखी गई थी, लेकिन जब 61वें संविधान संशोधन जो कि 1989 में हुआ था, उस पर 21 साल से उम्र घटाकर क्या कर दी गई थी, 18 साल कर दी गई थी। किसकी, मतदान देने का अधिकार जो था उसमें पहले 21 साल की उम्र के बाद या 21 साल होने के बाद ही मतदान किया जा सकता था, लेकिन 1989 में 61वें संविधान संशोधन के बाद में ये जो उम्र थी मतदान देने की, इसको घटाकर 18 साल कर दिया गया। फिर हमने देखा जो विशेषता है, इसके बारे में सिर्फ जानकारी हमको लेनी है, इसलिए हम ज़्यादा डिटेल में अभी नहीं बता रहे हैं, क्योंकि अभी हम डिटेल में आगे बहुत ज़्यादा इसको डीपली पढ़ने वाले हैं। जो भी चीज़ें हैं उनको सारा अच्छे से पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ विशेषताएं जान रहे हैं हमारे संविधान की। ठीक है, तो सिंगल सिटीजनशिप, हमारे यहाँ पर एकल नागरिकता है। इस तरीके से कहीं पर भी ऐसा नहीं दिया गया कि जैसे यूएसए में बोला गया कि अलग अलग स्टेट की अलग होती है और पूरा यूनाइटेड स्टेट्स की अलग सिटीजनशिप होगी। इस तरीके से हमारे यहाँ पर नहीं है। हमारे यहाँ पर पूरे ऑल ओवर इंडिया की है कि अगर आप नागरिक हैं तो कहाँ के हैं, भारत के नागरिक कहलाएंगे, ना कि किसी राज्य का अलग अलग आपका कार्ड बनेगा कि आप एमपी के हैं, आप यूपी के सिटीज़न हैं। इस तरीके से कोई भी ऐसा नागरिकता नहीं है। तो हमारे यहाँ पर क्या है, सिंगल सिटीजनशिप है। सभी जो संस्था हैं
जुडिशरी हो गए या कुछ भी है, तो वह इंडिपेंडेंट बॉडीज़ हैं। हमारे यहाँ पर स्वतंत्र संस्थाओं का प्रावधान भी है, यह विशेषता भी है। फिर आगे देखते हैं इमरजेंसी प्रोविजंस है, और इमरजेंसी प्रोविजंस यानी कि आपातकालीन व्यवस्था, जो भी आपातकाल में घोषणाएं की जा सकती है, आपातकाल भी लगाया जा सकता है। उसको किस तरीके से बांटा गया है, उनको 3 प्रकार से बांटा गया है। कब कब आपातकाल लगेगा और किन किन कारणों से लग सकता है, तो वो जान लेते हैं। नेशनल इमरजेंसी ऑन द ग्राउंड ऑफ वॉर और एक्सटर्नल एग्रीगेशन और आर्म्ड रिवेलियन। अगर कोई बाह्य आक्रमण होता है तो इस तरीके से, या कोई भी युद्ध की परिस्थितियां बनती हैं तो इस तरीके से जो इमरजेंसी लगाई जाती है, राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है। एक ये हो गया, और इसको किस आर्टिकल में दिया गया है, इसको आर्टिकल 352 में डिस्क्राइब किया गया है। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं स्टेट इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल। राष्ट्रपति शासन लग जाता है। यह कब लगता है, स्टेट इमरजेंसी कि किसी राज्य में अगर ऑन द ग्राउंड ऑफ फेलर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट, अगर कोई भी संवैधानिक संस्थाएं जो हैं या उस राज्य की मंत्रिपरिषद अगर असफल होते हैं उस राज्य को संभालने में, तो ऐसी परिस्थितियों में क्या किया जाता है, वहाँ पर इमरजेंसी लगा दी जाती है, राज्य में आपातकाल घोषित कर दिया जाता है। और ऐसे में क्या हो जाता है, जो भी पूरा स्टेट की पावर होती है, मैन पावर किसके पास चली जाती है, पूरी वह चली जाती है प्रेसिडेंट रूल। यहाँ पर पूरा प्रेसिडेंट के हाथ में पावर आ जाती है। यह किस संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है, कि संविधान के अनुच्छेद 356 में बताया गया है। और फिर हम तीसरी जानते हैं, तीसरा इमरजेंसी कब लगती है, फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल हमारा अनुच्छेद 360 में डिस्क्राइब किया गया है, जिसमें जब भी हमारे यहाँ की वित्तीय व्यवस्था में गड़बड़ी आ जाती है, काफ़ी ज़्यादा डामाडोल हो जाती है परिस्थितियाँ, तो ऐसी परिस्थितियों में वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है, जो कि अनुच्छेद 360 में बताया गया है। फिर हम देखते हैं जो विशेषता है, हमारे आखिरी विशेषता हम जान रहे हैं 3 टियर गवर्नमेंट। हमारे भारत में एक बहुत ही बढ़िया व्यवस्था है सरकार की, कि यहाँ पर त्रिस्तरीय सरकार शासन व्यवस्था है। कौन सी, त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था। एक सेंटर हो गई, एक स्टेट, और आगे जो हमारी म्यूनिसिपैलिटीज़ और रूरल एरियाज़ में जो भी होता है पंच, सरपंच, इस तरीके से जो है पंचायत वगैरह का जो सिस्टम लाया गया, तो त्रिस्तरीय व्यवस्थाएं आ गई। और ये कब आया था, ये अगर आप लोगों को याद होगा, पटवारी में एक नया सिलेबस जुड़ा था पटवारी के एग्ज़ाम में, कि पंचायती राज व्यवस्था। तो काफ़ी सारे लोगों ने बहुत अच्छे से घोल के पिया होगा पंचायती राज व्यवस्था को। 73 अमेंडमेंट में जो आया था, तभी से हमारे भारत में क्या हो गया था, 3 टियर्स गवर्नमेंट यानी कि त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था आ गई थी। तो इस तरीके से हमारा ये विशेषताओं के बारे में हमने जाना, संविधान की क्या क्या विशेषताएं थी। अब हम इसके बाद में संविधान की प्रस्तावना से चालू करेंगे, और धीरे धीरे संविधान की प्रस्तावना को समझते हुए कि संविधान में क्या क्या लिखा हुआ है, संविधान को कहाँ से लिया गया है, संविधान की जो भी प्रस्तावना है उसको, प्रस्तावना को आत्मा कहा, संविधान की आत्मा कहा जाता है, क्योंकि संविधान में एक वो महत्वपूर्ण भूमिका बताती है। इस तरीके से सारी बातों को अभी हम जानेंगे आगे बढ़ते हुए। आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए, थैंक यू।